Hi, hello everyone, it's Aiki and you're watching my YouTube channel हकीकत के उस पार। आज मैं लाई हूँ आपके लिए हालिम कबाब 3 यानी चैप्टर नंबर 3 शिकारबाज। शुरू करते हैं। ये भी कहानी ये बाब भी एक ख्वाब से शुरू होता है। तालिया देखती है कि घना जंगल है, ऊंचे दरख्त, झाड़ियाँ, कहीं बुलंदी कहीं नशीब। वो दोनों भागते चले जा रहे थे। तेज़ सांस लेने की आवाज़ें, हाँफते हुए बार बार गर्दन मोड़कर पीछे देखना और अंधाधुंध दौड़ना। वो खुद को वाज़े देख सकती थी। उलझे बिखरे बाल, चेहरे पर मट्टी और ज़ख्मों के निशान थे। कोई उसके साथ भाग रहा था। फिर एकदम रुक गई। वो चंद कदम आगे निकल गया था, वापस मुड़ा। चिताड़ियाँ रुकेंगी तो इनका शिकार बन जाएंगी। दौड़िए। नहीं। उसके पीछे उसके पास शिकारी कुत्ते हैं। तालिया नहीं भागेगी, वो कहते हुए दाएं तरफ बढ़ी। चंद कदम उठाए, आवाज़ें करीब आ रही थी। चितालिया, आप क्या कर रही हैं? तालिया और एडम में यही फ़र्क है। तुम एडम शिकार बन के सोचते हो, मैं शिकारबाज बन के सोचती हूँ। वो इधर उधर झाड़ियों में हाथ मार रही थी। अगर मैं शिकारी होती तो तालिया और एडम को कैसे ढूंढती? कैसे? दो चीज़ें होती हैं शिकारी कुत्तों के पास जिनसे वो शिकार को पकड़ते हैं। उसने झाड़ियों में कुछ तलाश करते उंगलियों की वी बना के पीछे दिखाई। उनकी रफ्तार और सूंघने की हिस्स। वो धोंकने की तरह चलते, तनफ्फुस के दरमियान रुक रुक के कह रही थी। रफ्तार इतनी तेज़ होगी जितना तेज़ मालिक चल सकता है। उसने कुत्ते की जंजीर थाम रखी होती है। शिकारी कुत्तों को जंजीर के बगैर कोई नहीं जंगल में लाता, और उसका मालिक इतना तेज़ नहीं है। कुत्तों को हम तक पहुंचने में वक्त लगेगा। हमें कुत्ते से ज़्यादा उसके मालिक से ज़्यादा तेज़ भागना है। भौंकने की आवाज़ें हर पल करीब आ रही थी। और दूसरी चीज़, उसके हिस्से मुशामा। उसने दम्मे के मरीज़ की तरह सीने पर हाथ रख के सांस लेते हुए कहा, सूंघने की खुशबू। फिर चंद पत्ते तोड़ खींचे। काली मिर्ची का पौधा, और वो देखो। बाजू लंबा करके दरख्तों की तरफ इशारा किया। वो शहतूत का दरख्त, मंगकदू, इंडियन शहतूत। इनकी खुशबू कुत्तों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती है। वो इस बू को ताक़ुब नहीं करते। इनको खुद पे मल लो एडम, हम शिकारियों से किसी और तरह से नहीं भाग सकते। ये सब आपको किसने बताया? चितालिया। वो दम बहुत खड़ा था। तालिया ने जर्द चेहरा उठा के नकाहत से उसे देखा। किसी ने नहीं, मैं शिकारबाज हूँ, बेवकूफ़, वो कहकर दरख्त की तरफ बढ़ी। कुत्तों के भौंकने और कराने की आवाज़ें बुलंद हो चुकी थी। वो करीब थे, बहुत करीब। रास्ते में तालिया को रोकता है और कहता है, आप वही है ना, तंगू कामिल के घर जो मुलाजिम थी? और तालिया का चेहरे की रंगत उड़ जाती है। तभी वहाँ पे दातन उसके कान में बोलती है कि यहाँ से निकलो, भागो। लेकिन तालिया उससे दोबारा क्वेश्चन करती है कि क्या कहा है तुमने, ताकि वो अपना जवाब सोच सके। वो उससे दोबारा कहता है कि आपको मैंने उस दिन देखा था, आप शायद तंगू कामिल की मुलाजिम थी। इस पर तालिया चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और सेक्रेटरी को बुलाती है, गार्ड को बुलाती है कि इसने मेरी बेइज्जती की और मुझे कहा है कि मैं मुलाजिम जैसे दिखती हूँ, समथिंग लाइक इस तरह की करके वो वहाँ पे चीखती चिल्लाती है। और असरा ने जो उसे कार्ड दिया होता है उसकी आर्ट गैलरी में आने का, वो उसको वापस करती हुई चली जाती है। और एडम वहीं शशतर हैरान परेशान खड़ा होता है। सेक्रेटरी एडम को बुरा भला कहता हुआ पहले तालिया के पीछे भागता है, मगर जब तालिया उसके हाथ नहीं आती तो वो वापस जाता है, एडम को बुरा भला कहता है और असरा के पास जाता है। वहाँ पे असरा, अशर और फ़ातिह होते हैं उस कमरे में। वहाँ पे जाके वो असरा को बताता है कि सब मैम जो अभी लेडी आई थी, जो वो अपना कार्ड वापस करके गई क्योंकि एडम ने उसकी इंसल्ट की है, उसकी बेइज्जती की है। अशर को इस बात पे गुस्सा आता है और वो कहता है, कौन है ये एडम? तो वो उसको बताते हैं कि एडम अब्दुल्ला की जगह पे एक नया लड़का आया है। फिर जो होता है, अशर वापस आता है। अशर एडम की बेइज्जती करता है और कहता है कि कितने दिन रह गए तुम्हारे यहाँ पे? तो फिर वो कहता है 6 दिन। और इस तरह वो एडम से कहता है कि तुम माफ़ी मांगोगे वरना तुम्हारी जॉब जो है वो ख़तरे में है। और वो अपने उस सेक्रेटरी से सेक्रेटरी कहता है कि सर ये जब से आया है ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहा है, लोगों से खामखा फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा है। तो अशरफ से कहता है कि इससे माफ़ी मंगवाओ। अपने चीफ़ ऑफ स्टाफ को बुलाता है, रमली को, और उसे कहता है कि इस लड़के को अपने साथ ले जाओ, मैडम को दावतनामा वापस दो और इससे माफ़ी मंगवाओ। अगर ये ऐसा नहीं करता तो इसे नौकरी से निकाल दो और उस लड़की के बारे में सारी जानबीन करवाओ, यानी उसका मंगेतर सिंगल है या क्या, जो भी। और वो रमली कहता है, समझ गया हूँ सर, और वो वहाँ से जाने लगता है। और एडम जो है वो हैरान और परेशान खड़ा होता है और कि उसके साथ हो क्या रहा है।
दूसरी तरफ तालिया जल्दी से बाहर निकलती है, दातन उसका गाड़ी में इंतज़ार कर रही होती है, वो गाड़ी में जाके बैठती है तो दातन कहना शुरू हो जाती है अपनी ही टेंशन में कि यहाँ से मैं देखती हूँ कौन सा थाना हमारे ज़्यादा नज़दीक है, ताकि मैं उस थाने में जाकर जो है वो जान सकूं कि कितने लोग हमारे जानने वाले हैं, हम बच सकते हैं या नहीं बच सकते, इस तरह की बातें करती है। तो तालिया उसे कहती है कि हम नहीं पकड़े जाएंगे, तालिया के पास हमेशा प्लान होता है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि उसने मुझे पहचान कैसे लिया, आज तक मुझे कोई नहीं पहचान पाया, आखिर क्या है वो। दादन उसे कहती है कि हैरानी की बात तो ये है कि तुम्हें इतने ज़्यादा चोरी किए हुए महंगे डायमंड्स के साथ भी उसने तुम्हें पहचान मुलाजमा ही कहा है। तालिया उसे घूर कर देखती है मगर वो फिर भी परेशान होती है कि आज तक मुझे कोई नहीं पहचान पाया, कोई भी नहीं। हालांकि मैं एक बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही हूँ, लेकिन फिर भी कैसे पहचान लिया उसने मुझे, आखिर उसके साथ कुछ तो है। या तो फिर वो कोई सीक्रेट एजेंट है, अंडर कवर एजेंट है जो वान फातिया के आया हुआ है, क्योंकि मैंने इसके जो है वो डिटेल्स में तो नहीं गई, लेकिन मैंने पता करवाया है कि ये दातन बताती है कि 11 दिन के लिए अब्दुल्ला की जगह पे आया है। ताली कहती है कि अक्सर जो अंडर कवर एजेंट होते हैं वो ऐसे ही आते हैं, जो मतलब वो ऐसे ही आते हैं किसी की जगह पर, किसी की, तो इसके बारे में पता करवाओ, ये ज़रूर कोई एजेंट होगा। दातन कहती है कि मैं पता करवाऊंगी। और तभी तालिया जो है वो खिड़की के साथ सर रखती है और उसे वो एक ख्वाब सा नज़र आता है जो इससे पहले बयान कर चुके हैं कि जंगल और मिर्च की खुशबू और वो भाग रहे होते हैं, उनके पीछे शिकारी कुत्ते होते हैं। तालिया उसे बताती है मैं शिकारबाज हूँ, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ऑफिस के बाहर, गैलरी के बाहर जो है वो एडम खड़ा होता है, सेक्रेटरी उसे अच्छी खासी झाड़ पिला चुका होता है। तभी फातिया जो है वो बाहर आता है कैबिन से, और उसे ने अपनी किसी पॉलिटिकल मीटिंग में जाना होता है, और वो आदतन ही वैसे ही एडम को अपने साथ चलने का कहता है। तो सेक्रेटरी कहता है कि सर इसने जो है वो बदतमीज़ी की है, मैम असरा का ऑर्डर है कि मैंने इसको घर भेजना है, तो मैं इसको आपके साथ नहीं भेज सकता। फातिह कहता है कि क्या बदतमीज़ी, तो उसे बताता है कि ये इसने उस लेडी को जो है वो अभी सोशलाइट आई थी, उसको इसने बदसूरत कहा है। फातिह आंखें छोटी करके पुरसोच नज़रों से एडम को देखता है और कहता है कि बदसूरत तो नहीं थी। फिर उसको कहता है कि मुझे फ्लू है और मुझे एडम की ज़रूरत है, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे मेरे पॉलिटिकल कैरियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़ें। तो एडम को कहता है कि तुम आगे बैठो, और उसे अपने साथ लेके चला जाता है। और एडम जो है वो हैरान और परेशान फातिह को देख रहा होता है। इसके बाद तालिया अपने यानी हालम के बंगले में एक कमरे में एक्सरसाइज कर रही होती है और काफ़ी परेशान होती है। वो रेडमिल पर वॉक कर रही होती है, तभी दातन कमरे में इंटर होती है। वो दातन से कहती है कि दातन मुझे बताओ उसकी स्टोरी बताओ, मुझे कैसे पहचान लिया उसने मुझे, ऐसे कैसे, इतना ज़हीन इतना शातिर, उसकी आंखें इतनी गहरी थी, आखिर उसने तालिया को कैसे पहचान लिया। वो काफ़ी परेशान लग रही होती है। दातन उसे बताती है कि वो एक सच्चा ईमानदार और एक सादा सा लड़का है। उसके बाप कहीं किसी कपड़े की दुकान पे मजदूरी करते हैं और जॉबलेस है, कि फ़ौज में नौकरी करता था मगर दमे की वजह से उन्होंने उसे निकाल दिया है वहाँ से। तो वो हैरान होती है और कहती है कि नहीं, बिल्कुल सही कवर स्टोरी है इस एडम की, इसने ज़रूर कोई कवर स्टोरी बनाई होगी। दातन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सच्चा और ईमानदार है। तालिया उसे कहती है कि वो बिल्कुल तालिया की तरह जैसे वो तंगो कामिल की मुलाजिम थी। वो कहती नहीं, इस दुनिया में वाकया है ये सच्चे लोग होते हैं, और वो सच्चा ईमानदार और बहुत सादा लड़का है। उसके इलाके में मेरे कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने बताया 26 साल से जानते हैं वो उन्हें। और तालिया हैरान हो जाती है और फिर कहती है कि अगर वो इतना ज़हीन है तो उसने तरक्की क्यों नहीं की। उसकी आंखें इतनी गहरी थी, वो कोई आम इंसान नहीं था, कोई बहरूपिया। दातन उसे समझाती है कि नहीं, वो वाकई सच्चा और ईमानदार लड़का था, शरीफ सा, सादा सा। और फिर उसे बताती है कि कुछ लोगों को अपने टैलेंट का नहीं पता होता तालिया। और तालिया मुंह में बड़बड़ाती है, या फिर शायद वो शिकार की तरह सोचता है। तभी दातन की नज़र उस निशान पर पड़ती है। दातन उससे पूछती है कि तुमने ब्रेसलेट चुराया, तो वो कहती है कि दातन वो ब्रेसलेट चोरी नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि उस ब्रेसलेट को भी मेरी तलाश है, मगर मैं उसे चोरी नहीं कर सकती। आज तक उसे किसी ने नहीं चुराया, या तो वो किसी ने किसी को तोहफे में दिया या बेच दिया, मगर उसे कोई चुरा नहीं सकता।
उसके लिए भी मेरे पास प्लान है। दातन उसे कहती है कि तालिया इसको छोड़ दो, क्या पता ये कोई मलून शय हो। और तभी वो गुस्से से दातन को घूरती है और कहती है कि दातन तुम्हें क्या लगता है मैं वाकई खुश हूँ? मैं जो कभी किस सेलिब्रिटी पर क्रश होता है, कभी वान फातिहा मुझे पसंद है, ये सब कहती हूँ, ये सब सच है? नहीं, ये सब झूठ है। मैं झूठ बोलती हूँ। मेरे अंदर बहुत खाली है। मेरे पास कोई अपना नहीं है दादन। और वो वान फातिह, वो मुझे कहता है कि मेरी कामयाबियाँ क्या हैं, मेरा टैलेंट क्या है। कहाँ थी ये पार्लियामेंट जब मेरे शौहर ने मुझसे मनी लॉन्ड्रिंग करवाई थी, जब तुम और मैं मरी मरी सड़कों पर फिर रही थी? कहाँ थी ये? दादन मेरे पास कोई सगा रिश्ता नहीं है। मेरे तो माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया। मैं एक ढेर सारा पैसा कमाना चाहती हूँ, एक जजीरे पे अपना घर बनाना चाहती हूँ, अपना महल, जहाँ लोग मुझसे प्यार करें, को मुझे चोर न समझे। एक आखिरी चोरी। दादन इसके बाद मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कुछ भी नहीं पता मुझे। और दादन उसे कहती है कि तू और मैं तो हूँ ना तालिया। कहते दादन जब मेरे सगे माँ बाप मुझे छोड़ गए तो मुझे डर लगता है तुम भी मुझे छोड़ जाओगी। एक पैसा ही तो है जो मेरे साथ रहेगा, मेरे पास रहेगा। और तभी वो दुखी होकर रोने लगती है। और दादन उसे कहती है तालिया तुम इतनी दुखी हो? और पाँव घसीटते हुए बाहर जाती है और बड़बड़ाती है कि हम जैसे लोग कभी नहीं बदलते तालिया। कोई चोरी आखिरी चोरी नहीं होती। और बाहर जाके सीढ़ियों पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ क्योंकि ऐसा इलाका है जहाँ लाइट्स ऑफ हो जाती हैं 9 बजे के बाद ही, क्योंकि वो एक गरीब इलाका है। अब अमीरों के बंगलों की तरह तो नहीं है कि रात भर रोशनियाँ हों। सब सो रहे थे और एडम चलता हुआ अपने दरवाजे की चौखट पर बैठ जाता है, परेशान सा, गुमसुम सा। तभी उसकी माँ आती है और कहती है कि क्या हुआ है। वो कहती है, अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं वाकई बेकार हूँ, शायद मुझसे गलत फहमी हो गई थी। उसकी माँ कहती है क्या बात है बेटा, तुम मुझे बताओ। कि तुम यकीन नहीं करोगी या तुम हंसोगी। वो कहती है बता कर देखो, नहीं हंसूंगी। और तभी अपनी माँ से बताता है कि आज एक लड़की मिली। मैंने सिर्फ उसे इतना कहा है कि वो तंगो कामिल की मुलाजमा है। मेरी ड्यूटी के पहले दिन वो वहाँ पे थी। आज उसने अपना हुलिया बदला हुआ था, मगर वो वही थी। उसकी माँ कहती है कि गलत, लेकिन उसने सबके सामने, या फिर वो मुझे समझी नहीं, या उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी कि मैंने उसे बदसूरत कहा है, हालांकि मैंने नहीं कहा। उसकी माँ कहती है कि गलत फहमी हो गई होगी। वो कहते हैं हाँ शायद मुझे गलत फहमी हो गई होगी, वो कोई और होगी, मैं एक ऐसे उसे मुलाजमा के साथ मिला दिया। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें नहीं, उसे गलत फहमी हुई होगी कि तुमने क्या कहा है। मगर एडम एक बात याद रखो, तुम झूठ नहीं बोलते। जब घर में कोई चीज़ ढूंढनी होती थी तो मैं तुम्हें कहती थी क्योंकि तुम्हारी आंखें ज़हीन हैं। सब्ज़ी लानी हो तो मैं तुम्हें कहती हूँ। तुम सच्चे इंसान हो एडम, सच बोलते हो। और जो सच बोलता है उसका हर हिस्सा उससे सच बोलता है, उसका दिल उससे सच बोलता है। तुम झूठ नहीं बोलते। दुनिया में 2 ही किस्म के लोग होते हैं एडम, या सच्चे या झूठे। ये तीसरी किस्म नहीं होती। और एडम हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे इंसान थे, और हमें भी यही दर्ज देते हैं कि हम भी सच बोलें और सच का साथ दें। और तुम इन सब में ना पड़ो एडम। पता नहीं किसकी क्या मजबूरी हो कि उसे इस तरह बेस बदल के आना पड़ा। तभी एडम का जहन उलझने लगता है और वो कुछ सोचने लगता है। तभी उसकी माँ कहती है कि एडम तुम फिक्र ना करो। पता है तुम 6 साल के थे जब तुम्हारे ताया हमारे घर आए थे, और तुम्हारे ताया ने मैंने कहा था तुम्हारे लिए दुआ मांगो, तो उन्होंने दुआ मांगी। और तभी एडम कहता है कि खाना ले आओ माँ, मुझे खाना खाना है। और उसकी माँ कहती है कि तुम अपने ताया की दुआ पर शर्मिंदा क्यों हो जाते हो। एडम सोचता है कि अगर ये दुआ उसका सेक्रेटरी सुन लेगा तो उस पर कितना हंसेगा। आखिर एडम ये सब कैसे कर सकता है। और उसकी माँ कुछ बड़बड़ाती हुई चली जाती है।
कुआलालंपुर। वान फाती जैसे अपने घर में जाती हैं तो देखती हैं कि उनकी बीवी जो है वो वहाँ पे बैठी होती है अपने कमरे में उदास सी। उसके बाद जाती है कि अभी तक तुम सोई नहीं या क्या बात है। वो उससे कहती है कि तुमने आज अच्छा नहीं किया, मेरी यानी वो एक लड़की आई थी, वो मुझे डोनेशन, मेरी डोनर थी, तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। फातिह हैरान होकर पूछता है मैंने अच्छा नहीं किया या एडम ने? खैर कौन थी वो लड़की? हसरा उसे कहती है कि तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था फातिह उसे कि वो कुछ नहीं करती। फातिह कहते हैं कि अगर एक इंसान मेरे सामने बेकार खड़ा होगा या वो कुछ नहीं करता सिवाय सोशलाइट होने के, तो मैं उसको बताऊंगा, मैं उससे मुत्तफिक थोड़ी हूँ। असर कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना मेरी। मैं हमेशा एक अच्छी बीवी बनकर तुम्हारे साथ खड़ी रही हूँ और तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ फातिह, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी खोई है, आर्याना। फातिह उसे कहता है कि आर्याना को बीच में लाए बगैर भी तुम मुझसे बहस जीत सकती हो। मगर वो उसे कहती है कि तुम्हें शायद आर्याना याद नहीं आती, मगर मुझे वो बहुत याद आती है। तुम नहीं समझ सकते एक बेटी के खोने का दुख क्या होता है। फातिह कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम मुझसे इस बात पे झगड़ती कि एक लड़की से मैंने अच्छे से बात की। तुम मुझसे इसलिए लड़ रही हो कि मैंने उससे बुरे तरीके से बात की। अजीब बात है। और इस तरह उसे कहती है कि मैंने अपनी एक बेटी खोई है, मैं अपने बच्चों के लिए वो कर रही हूँ ताकि मैं पैसा जमा करूँ और यहाँ से जाना चाहती हूँ। और उससे उसे कहती वहाँ से चली जाती है। और फातिहा वहीं चेयर पे बैठ के अपना बटुआ में वो तस्वीर देखता है जहाँ वो और आर्याना मुस्कुरा रहे होते हैं, और उस तस्वीर पर हाथ फेरता है और कहता है कि एक बेटी को खोने का दुख बाप से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। बाप के लिए बेटी क्या होती है शायद ये कोई नहीं जान सकता। दूसरी तरफ हालम के बंगले में दातन सीढ़ियों में बैठी होती है। सीढ़ियों पे बैठी होती, तालियां चलती हुई इसके पास आती है और उसे बुलाती है दातन। तब दातन उसे कहती है कि जब एयरपोर्ट पे तुम मुझसे मिली थी और तुम्हारे शौहर से हमने तुम्हें तलाक दिलवाई थी, उसके बाद तुम खुश नहीं थी, तुम्हें सब सीखना था। तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें धोखा देना सिखाया है और ये आर्ट है। धोखा ऐसे आर्ट की तरह देना चाहिए कि वो धोखा ना लगे। तब हमने एक वेबसाइट बनाई जिससे हम जो है वो जिस पे हमने कहा था कि कोई अगर अपने एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड या अपने शौहर की आईडी हैक करवाना चाहता है तो हमसे रब्ता करे। तब बहुत से लोगों ने हमसे रब्ता किया, हमने उनसे पैसे वसूले और बाद में उनकी ईमेल्स का जवाब नहीं देते थे। और वो इस स्कैम पर किसी पुलिस के पास भी नहीं जा सकते थे क्योंकि ये भी जुर्म है कि वो किसी का अकाउंट हैक करवाना चाह रहे थे। मगर तालिया तुम इससे भी खुश नहीं थी, तुम्हें फिर भी सीखना था, तुम्हें हाथ की सफाई आती थी। तुम कहती थी कि दातन मज़ा नहीं आता। धोखा देने के बाद अगर लोगों को पता चले कि उन्हें धोखा मिला है तो ये मज़ा नहीं आता। तुम इसको और सफाई से करना चाहती थी। हमने बाज़ारों में, शॉपिंग मॉल्स में लोगों से के हाथों से ज्वेलरी चुराना शुरू की, उनकी जेब काटना शुरू की। मगर तुम फिर भी खुश नहीं थी तालिया। तुम एक जज़ीरा ख़रीदना चाहती थी, एक जज़ीरे पे अपना घर ख़रीदना चाहती थी, अपना महल। तुम कैट बर्गलर थी, तुम कभी अपना फेस रिवील नहीं करना चाहती थी, तो मैंने किया क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन हम जब ये जारी करेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे। तब तुम एक आर्ट स्कूल में गई, वहाँ से तुमने सब सीखा, आर्ट सीखा, लड़ना सीखा, हाथ की सफाई सीखी, सब सीखा। और तब तुमने पहली नकाल तैयार की, एक पेंटिंग, कदीम पेंटिंग की तुमने ऐसी नकल तैयार की थी कि उसको देखकर मैं हैरान हो गई थी क्योंकि वो टिकटो वैसी थी। तब मुझे लगा, मैंने तुम्हें कहा था कि तालिया तुम ये काम शुरू क्यों नहीं करती, और तुमने कहा था कि एक पेंटर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार कमा लेगा, लेकिन अगर मैं किसी पेंटिंग की नकाल तैयार करूँगी और उसे ब्लैक मार्केट में बेचूँगी तो 50-60 लाख की बिकेगी वो कदीम पेंटिंग। तो मुझे
ये नकाल तैयार करने हैं। और फिर इस तरह हम अमीर होते गए। फिर तुम हालिम बन गई। फिर हमने हालिम का काम शुरू किया। मैं लाइब्रेरियन थी और एक ज्वेलरी शॉप पर काम करती थी। ज्वेलरी की नकाल मैं अच्छे से तैयार कर सकती थी, वो तुम नहीं कर सकती थी। और मैं ज्वेलरी की नकाल तैयार करना शुरू हो गई और तुम हालिम बन गई। हालिम बन के हमने बहुत से लोगों को ठगा। पहले मुसीबत खड़ी करते थे और फिर उस मुसीबत का हल देते थे और जो लोग हमारी झांसे में आ जाते थे। मैं एक लाइब्रेरी में जॉब करती थी। मेरे बच्चों ने मुझसे अच्छे से बात नहीं करते तो मैं ओल्ड होम में शिफ्ट हो गई थी। फिर अब जब मेरे पास पैसा आने लगा है तो मैं उनसे कभी कभी मिलने जाती हूँ तो वो खुश हो जाते हैं। कीमती तोहफे देती हूँ तो वो मेरी इज़्ज़त करने लगते हैं। हर किसी के लिए खून के रिश्ते कामिल नहीं होते तालिया, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं होते। दोस्ती का रिश्ता भी होता है और मुझे पता है मैं इससे पीछे नहीं हटूँगी। इसलिए मैंने अपनी पहचान खुद को कभी मुख्फी नहीं रखा था। तुमने रखा था क्योंकि तुम्हें लगता था कि कभी तुम बहुत अच्छी बन जाओगी, ये चोरी चकारी छोड़ देगी, मगर मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तालिया उसे कहती है कि सॉरी, मैं सब भूलती जा रही थी, मैं इतनी स्ट्रेस थी, मगर अब मेरे पास प्लान है। दातन कहती है क्या प्लान? उसे कहती है कि अगर उस मुलाजिम की बात पर यकीन करके असरा या तो तंगो कामिल के घर फ़ोन करवाएगी और मेरी सारी असलियत मालूम करवाएगी। मेरे पास प्लान भी है और अगर वो ऐसा करती है तो तब हमारा बैग पैक तैयार होना चाहिए। सिग्नल मिलते ही हम यहाँ से भाग जाएंगे। और दूसरा, या तो वो अपने किसी मुलाजिम को भेजेगी और हमसे दावतनामा हमें दोबारा भिजवाएगी, मुझसे माफ़ी मांगेगी। और ये है मेरा प्लान भी। और दातन तभी उसे कहती तुम करने क्या वाली? और तब भी वो मौलिया को कॉल करती है और उसे कहती है कि हाँ भाई, दरख्तों पे बोझ हालिम बनकर दरख्तों पर बोझ बन रहे हो या अभी तक दरख्तों पर बोझ बने हुए हो? और तब उसे कहती कि तुम मेरी हिस्से मिजाज से वाकिफ़ नहीं हो, इसलिए तो हमें समझ नहीं आएगा। और वो एक्टिव हो जाती है, दोबारा अपने काम में वापस आ जाती है। और दातन भी, दातन सोचती है कि इसके पास प्लान भी कभी भी नहीं था, इसने अभी भी बनाया है, मगर ये कभी मानेगी नहीं। और तब वो दोनों दोबारा फिर से शुरू करती है। तालिया उन लोगों में से थी जो गिरती सबकी तरह थी, मगर उठती है हंसते हुए, कपड़े झाड़ कर, नई उम्मीद के साथ। फ़ान फातिहा सुबह की मॉर्निंग वॉक के बाद अपने घर में आता है तो एडम उसे तौलिया पकड़वाता है। उसे अपना चेहरा साफ़ करता है और सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। तभी एडम उसे पुकारता है और कहता है कि सर, आज उन्होंने कहा है कि मैं उससे माफ़ी मांगूँ। फातिहा उसे कहता है कि किससे? वो कहता है उसी लड़की से, उसी गैलरी वाली लड़की से। फातिहा उसे कहता है कि एडम, मर्द बनकर अपने अल्फाज के नताइज जो होते हैं और मर्द बनकर अपने कहे हुए अल्फाज का सामना करना सीखो। और एडम और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है और एडम सोचता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कहा था। फातिहा ऊपर जाता है तो असरा बैठी होती है और असरा उससे परेशान लगती है और कहती है कि रात को मैं कुछ ज़्यादा बोल गई थी, इसलिए आई एम सॉरी। तो फातिहा उसे कहती है कि हाँ, तुम कुछ ज़्यादा बोल गई थी। फिर उसे कहती है कि फातिहा, मुझे डर लगता है। फातिहा उसे कहता है कि असरा, मैं माजी में जीने वाले लोगों में से नहीं हूँ। अरियाना मेरी भी बेटी थी, मुझे भी दुख है उसका, मगर वो अल्लाह की चीज़ थी और अल्लाह पाक ने ले ली। ये दुनिया डेयरिंग लोगों के लिए, आगे बढ़ने वालों के लिए, उन लोगों के लिए जो ख्वाब देखते हैं और उम्मीद रखते हैं। इस दुनिया में बहुत सी औरतें हैं जो गिरती हैं मगर हंस कर उठती हैं। असरा, मुझे उम्मीद है, मैं तुमसे ना उम्मीद नहीं हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम भी ऐसे हो जाओगी। असरा उसे कहती है कि मुझे डर लगता है हमारे बच्चों के लिए, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मलेशिया को कोई और बचा सकता है मगर हम टूट जाएंगे। फातिहा उसे कहता है कि नहीं बचा सकता, बस तुम में और मुझ में यही फ़र्क है। तुम्हें ये डर है कि मैं हार जाऊँगा
और मैं ये सोचता हूँ कि मुझे जीतना कैसे है। तभी इसरा उसे कहती है कि पता है मुझे आज तक किस उम्मीद ने ज़िंदा रखा है, इस उम्मीद ने कि आर्याना ज़िंदा है। उसे शायद कोई ले गया होगा अपने साथ, उसकी परवरिश की होगी, उसे पाल पोस कर बड़ा किया होगा। ये उम्मीद मुझे ज़िंदा रखती है। फातिह, तुम्हारे लिए आर्याना थी और मेरे लिए आर्याना है। और वहाँ से चली जाती है। वही हालम के बंगले में तालिया खड़ी होती है। वो झांकती है नीचे, एक सेक्रेटरी और उसके साथ एडम जाते हैं। दातन उसे कहती है कि क्या ख्याल है, भागना है? वो कहती है नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो माफ़ी मांगने आए। तभी उनके मुलाजमों के साथ वो अंदर आती है और तालिया उनसे बात करती है। तो वो कहती हैं कि हम आपसे माफ़ी मांगने आए। और तालिया एडम का कहती है कि ये कौन है? तो वो उससे कहती है कि ये आपसे माफ़ी मांगने आया है। तभी एडम उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि अल्फाज के नताइज होते हैं। जिस दिन मैंने कहा मुझे यूँ आपको सरे राह रोक कर, वो बात सच थी या नहीं थी, यूँ मुझे आपको सरे राह रोक कर पुरतकल्लफ होकर वो बात नहीं पूछनी चाहिए थी। उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। तभी तालिया कहती है कि हाँ ठीक है। तालिया उसको गौर से देखती है, वही आँखें जहानत भरी। और तालिया कहती है कि हमने जो है वो माफ़ीनामा कबूल किया। रमली उसे कहता है कि आप दावत में ज़रूर आइएगा प्लीज़। वो कहती है ज़रूर। तभी उसे एक ख्वाब आता है जहाँ वो और एडम होते हैं। एक काली अंधेरी रात होती है और वो उसे एडम से पूछता है कि आप क्या करने जा रही हैं तालिया? वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें और ख़ुद को अमीर करने जा रही हूँ एडम। वो कहती है वो कैसे? वो कहती है ताशा के ख़जाने से। तुम्हें क्या लगता है कि ताशा ने नज़म क्यों लिखी होगी? ये ख़जाने के लिए लिखी है। इस तरह की वो उससे बात करती है और ये विजन उसको वहीं पे बैठे बैठे आता है। और तभी उसकी जो है वो उस चीज़ से वापस आती है और तब वो लोग जो है वो चले जाते हैं। दातन आती है और उससे कहती है कि वो लोग चले गए। वो दातन से कहती है कि दातन कहीं ख़जाना है। दातन उसे कहती है कि हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता है तू ख़जाने से कम नहीं है। उसे कहती है कि तुम फजूल बातें ना करो, मोटी मुर्गी, तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी। और तालिया पुरसोच नज़रों से कुछ सोचने लगती है। कोलमपुर की वो तकून शीशों से भरी इमारतें, बादलों को सर उठाकर देख रही थी। फातिहा कौन? और वहाँ ऑफिस के बाहर एडम फातिहा का इंतज़ार कर रहा होता है, बूढ़ा सा। तभी फातिहा ऑफिस से बाहर निकलता है कोट पहनते हुए, खूबसूरत सा, एक ग्रेसफुल पर्सनैलिटी के साथ। किसी आदमी से बात कर रहा होता है। वो आदमी आगे चला जाता है तो फातिहा रुकता है और एडम को देखता है। एडम से पूछता है क्या हाल है तुम्हारा? एडम बताता है कि ठीक हूँ सर। वो कहता है कि एडम मेरी कॉफ़ी लेकर फ़ौरन गाड़ी में पहुँचो, मुझे पार्लियामेंट जाना है। अगर तब तक तुम पहुँच गया तो ठीक है, वरना मैं चला जाऊँगा। और एडम फ़ौरन दौड़ता है बारिश में और कॉफ़ी ले आता है। गाड़ी में बैठते ही गाड़ी में बैठता है और फातिहा उसको देखता है अपनी चमकदार आंखों के साथ। और फिर कहता है फातिहा पार्लियामेंट सेशन में हमेशा 2 कप कॉफ़ी पीता है। एडम कहता है इसलिए मैं 2 कप लाया। वान फातिहा के लबों पर मुस्कुराहट फैलती है। बारिश हो रही होती है। वो ऐनक सर पे लगाता है और फाइल पढ़ने लगता है। एडम कुछ बोलने की कोशिश करता है मगर फिर उसे मसरूफ़ देखकर खामोश हो जाता है। ड्राइवर उसे नागवार नज़रों से देखता है। तभी फातिहा उसे बोलता है बोलो एडम। वो कहता है सर वो मैं पूछना चाहता था, क्या अल्लाह पाक ने फिर अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे दिए? वो ऐनक का हैंडल अपने मुंह में दांतों में दबाए उससे पूछता है एडम इंसान शदीद तकलीफ़ की हालत में अल्लाह से जब किसी सौदे का वादा कर लेता है तो आजमाया भी जाता है। ये नहीं है कि उसकी किस्मत बदल जाती है। वो चीज़ें उसको पहले भी मिलनी थी मगर वादे के बायस वो उसकी क़ुव्वत इरादी की आजमाइश बन जाती है। अब्दुल मुत्तलिब की क़ुव्वत इरादी कैसी थी? मेरे और तुम्हारे से बेहतर थी। इस वक्त उनका एक ही बेटा था, फिर अल्लाह ने उनको कई बेटे दिए, 10 या शायद इससे भी ज़्यादा। जब वो जवान हुए और अपने बेहतरीन वरीन बन गए तो अब्दुल मुत्तलिब ने वादा निभाने का सोचा।
वो हमारी तरह अल्लाह के लिए कम तरीन नहीं देते थे, बेहतरीन देते थे। सो उन्होंने कुरा डाला और वो अब्दुल्ला के नाम निकला। एडम ने पूछा, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का? हाँ। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए गर्दन इस बात में हिलाई। नज़रें दूर भीगते शहर पर जमी थी, मगर अब्दुल्ला के मामू वगैरह आड़े आ गए और कहा कि इसको कुर्बान नहीं होने देंगे। मगर अब्दुल मुत्तलिब वादे के सच्चे थे। एक आदमी जो इतने बरस एक वादे के साथ जिया हो वो खाइन नहीं होता। वो बोलते बोलते चुप हो गया। तो क्या उन्होंने अब्दुल्ला को कुर्बान कर दिया? नहीं। वो एक काहिना औरत के पास मामला ले गया तो उसने कहा कि एक पर्ची पे अब्दुल्ला का नाम लिखो और दूसरी पे 10 ऊँट, फिर कुरा निकालो। ऐसे ही किया तो अब्दुल्ला का नाम निकला और फिर उसने कहा कि ऊँटों की कीमत बढ़ाते जाओ, यहाँ तक कि हमेशा अब्दुल्ला का नाम निकला। जब ऊँटों की कीमत 100 हो गई तो तब 100 ऊँट निकले और तब उन्हें लगा कि अल्लाह पाक इस पर राज़ी है। इसलिए आज भी एक इंसान की दियत 100 ऊँट मुकर्रर किए गए हैं। तभी हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद को 2 ज़बीहों की औलाद कहते थे, इस्माईल अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला, जिनको ज़िबा होने से बचा लिया गया। मगर वादा तो पूरा नहीं किया अब्दुल मुत्तलिब ने, आखिर में कफ़ारा ही दिया। फिर इतने बरस के वादे का क्या फ़ायदा? अल्लाह ताला से इंसान फ़ायदे नुकसान के लिए कमिटमेंट नहीं करता, अपने और अल्लाह के एतबार के ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए करता है। हम अल्लाह से वादा करके चंद दिन में ही इन्हें तोड़ देते हैं। मगर तुम एडम अब्दुल मुत्तलिब को याद रखना, जिन्होंने कई बरस अपने वादे को पाल पोस के जवान किया। अगर तुम अल्लाह से कोई वादा कर लेते हो और मुकर्ररा घड़ी के करीब आने पर तुम्हारा दिल कमज़ोर पड़ने लग जाए, तब भी इस वादे को निभाने की कोशिश किया करो। अल्लाह को तुमसे कोई चीज़ छीन लेना मकसूद नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें खो देने के खौफ और पा लेने की लालच से आज़ाद करना चाहते हैं, आज़ाद करके एक मजबूत इंसान बनाना चाहता है। हम अपने वादों को जितना ज़्यादा निभाएंगे उतने ही मजबूत बनेंगे और आखिर में अल्लाह खुद ही कोई राह निकाल के हमें हमारी महबूब शय लौटा देगा। अब्दुल मुत्तलिब को मजबूत बनने के लिए 10 बेटे चाहिए थे, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता एडम कि इन 10 बेटों से ज़्यादा उनको उनके वादे ने मजबूत किया था? कहकर वो कॉफ़ी पीने लगता है। तभी उससे दूसरी कॉफ़ी मांगता है और एडम उसकी तरफ दूसरी कॉफ़ी बढ़ाता है, मगर वो उसकी खुशबू सींघ के बताता है कि ये मेरी कॉफ़ी नहीं है, शायद तुम इसे अपने लिए लाए थे। और एडम शर्मिंदा हो जाता है और दोबारा वो कॉफ़ी उठाने की हिम्मत नहीं रखता। पार्लियामेंट हाउस में रोशनियाँ मुनव्वर थी। हाल के ऊपर काफ़ी ऊपर बालकनी बनी थी। वहाँ सिनेमा घरों की तरह कुर्सियाँ ऊपर तक लगी थी, जहाँ लोग बैठ के पार्लियामेंट की कार्रवाई देखते थे। अमूमन लोग कुर्सियों पर बैठे होते थे, मगर वो गैलरी में रेलिंग के साथ खड़ी नीचे देख रही थी। सुनहरे बाल फ्रंट चोटी में गोंदे, वो स्याह स्कर्ट और सफ़ेद ब्लाउज़ के ऊपर स्याह मनी कोट पहने हुए थी और सर पे तिरछा करके सफ़ेद हैट रखा हुआ था। सफ़ेद गुलाबी चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखा थी। नीचे मेम्बरान मामूल के अंदाज में बैठे थे, कुछ आपस में बातें कर रहे थे, कुछ अपने लैपटॉप्स पे टाइप कर रहे थे और ज़्यादातर तकरीर करते फातिह को सुन रहे थे। तालिया यहाँ से उसकी पुश्त देख सकती थी। वो अपनी जगह पे खड़ा स्पीकर की तरफ रुख किए बात जारी रखे हुए था। मुझे आज अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मल्ले पार्लियामेंट ने मेरी एजुकेशन बिल नामंजूर कर दिया है। तवान स्पीकर, जनाब स्पीकर, हम इस बिल के ज़रिए तालीमी शोबे में वो इस्लाहत मुतारिफ करवाना चाहते थे। जो तालिया बोर सी होकर इधर उधर देखने लगी। कानून साजी की खुश गुफ्तगू से उसे कोई दिलचस्पी न थी। वो दूसरे मकसद के लिए आई थी। गर्दन आगे पीछे घुमाई तो ठहरी। फासले पर एडम खड़ा था, तवज्जो से तकरीर करते वान फातिह का एक एक लफ्ज़ सुनता हुआ। वो बोर नहीं हो रहा था। वो ना महसूस तरीके से उसके साथ जा खड़ी हुई। अचानक इस एहसास के तहत एडम ने यूं ही गर्दन मोड़ी तो उसे देख के चौंका। आप यहाँ? तालिया चौंकी, फिर उसे देख के मशकूक नज़र आने लगी। तो मेरा पीछा तो नहीं कर रही? नहीं नहीं, मैं तो वान फातिह के साथ आया हूँ। आप यहाँ कैसे? अशर साहब कहाँ हैं? वो नीचे हैं। हाँ, अपनी लंच ब्रेक होगी तो मैं आपको उनके पास ले जाऊँगा। वो इसी रास्ते से बाहर निकलेंगे। इशारा करके समझाने लगा, फिर गैर आरामदाह नज़र इस पर डाली। आप नीलामी पे आएंगी ना? उससे देख के अंदेशा सा हुआ कि फिर कोई गड़बड़ न कर दे। ज़ाहिर है बच्चे, मैंने कल कहा था मैंने तुम्हें माफ़ किया, मगर आपको बदसूरत नहीं कहा था। प्लीज़ मुझे वजाहत करने दें। मैंने आपकी शक्ल एक लड़की देखी थी किसी घर में, समझा वो आप हैं। तालिया पूरी तरह उसकी तरफ घूमी और उसकी आंखों में आंखें डाली। तो क्या वो मैं हूँ? एडम उसकी नज़रों की ताब ना ले सका। बस एक नज़र उन्हें देखा और शक व शुबा रफ़ा होने लगा। ये वो नहीं थी। इस नौकरानी की शक्ल तो अभी उसे भूलती जा रही थी। नहीं, मुझे गलत फहमी हुई थी, सॉरी। दिलचस्प बात यह है जनाब स्पीकर की, इस वक्त असम्बली में आधे से ज़्यादा लोग मेरी बात को गैर अहम जान के सिर्फ लंच ब्रेक का इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी आधे सो रहे हैं। उसने एक दफ़ा तकरीर
का कागज़ डेस्क पे पटका और ऊंची आवाज़ में बोला तो वो दोनों चौंक के मुतवज्जा हुए। हाल में चलती सरगोशियों में कमी आई, सन्नाटा छाने लगा। वान फातेह अपनी जगह पे खड़ा स्पीकर को देख के दबे दबे गुस्से से बोल रहा था। ग्रे सूट और दाएं तरफ की और पीछे करके जमाए बालों को के बड़क की आवाज़ आज काबू में नहीं आ रही थी, क्योंकि इनको तालीम की बातें बोरिंग लगती हैं, क्योंकि इन बातों का रिजल्ट अगले इलेक्शन तक नहीं मिलता, मगर ऊंची इमारतों और लंबी सड़कों का मिल जाता है। शहर में नए फूल लगाने और नए पार्क बनाने का भी मिल जाता है। सियासतदान हमेशा अगले इलेक्शन का सोचते हैं, मगर लीडर अगली नस्ल का सोचता है। सर वान फातेह ये बिल इसलिए पास करवाना चाहता है क्योंकि वो वान फातेह इस वक्त का भी सोच रहा है जब वो खुद मर चुका होगा, मगर मलेशिया के बच्चे आज से ज़्यादा मुश्किल हालात में होंगे। इसने बुलंद आवाज़ में कहते हुए झुक के डेस्क 2 दफ़ा बजाया तो सारे में गहरी खामोशी छा गई। अशर खामोशी से पीछे बैठा सुन रहा था। ठीक है, मैंने वज़ीर आज़म साहिबा की पार्टी में से नहीं हूँ। इसने हाथ उठा के काफ़ी फासले पर अगली कतार में बैठी खातून की तरफ इशारा किया। तालिया ने गर्दन ऊँची की, सफ़ेद स्कार्फ ओढ़े वज़ीर आज़म फ्रंट पे बैठी थी और यहाँ से उसकी पुश्त दिखाई दे रही थी। मगर मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या ये बच्चे मेरे और उनके हैं, हम सबके नहीं हैं? क्या हमको मिलकर सियासी इख्तलाफ को भुला के अपने बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा नहीं हो सकते? मगर नहीं, सिर्फ इसलिए कि वान फातेह ने तलीम के नाम पे वोट लिया है, मैडम वज़ीर आज़म ने मेरे वादे को झूठा साबित करने के लिए इस बिल को नामंजूर करवाया है। मगर मुझे आपको वादा के मुतालिक एक बात बताने दीजिए। चूँकि वज़ीर आज़म साहिबा को वादे पूरे करने की आदत नहीं है और हमेशा लेने पर यकीन रखती हैं, देने की नहीं, इसलिए इस बात से नावाकिफ़ है कि कुछ लोग अपने वादे की पासदारी के लिए अपनी कीमती मताह को भी ज़िबा कर देते हैं। और आपके लिए बुरी खबर जैसे ये है कि वान फातेह ऐसे ही लोगों में से एक है। मुझे कहा जाता है मैं अकेला रह गया हूँ, मेरी पार्टी तक मेरे साथ नहीं है। जैसे वान फातेह को इस बात की बहुत फ़िक्र है कि वो अकेला रह गया हो, तो क्या हो गया है? अगर मेरे ऊपर ऐसा वक्त आए कि मलिक कौम में से सिर्फ एक शख्स भी मेरे साथ खड़ा हो, मैं तब भी अपना वादा पूरा करूंगा। मैं उस एक शख्स का भी लीडर हूंगा। और याद रखिएगा मैडम, फिर से इस बिल को ड्राफ्ट तैयार करूंगा और आपकी बार मैं इस बिल को आपके हलक से नीचे उतारूंगा और आप मुझे बेबसी से ऐसा करते देखेंगी। कहकर उसने ज़ोर से डेस्क पे हाथ मारा। चेहरा जज्बात की हिद्दत से सुर्ख पड़ रहा था। फिर टाई को ढीले करते वो वापस कुर्सी पे बैठा तो ऊपर गैलरी से जहाँ तालियां गूंजने लगी, वहीं हाल में बैठे इस पार्टी के चंद अरकान डेस्क बजाने लगे। असम्बली में बैठ के डेस्क बजाने का मतलब तारीफ़ और खड़े होके बजाने का मतलब एहतजाज था। हुकूमती अरकान अलबत्ता खामोश थे। वो दोनों अभी ऊपर बिल्कुल खामोशी से खड़े थे। एडम गुमसुम सा और यकटब उस आदमी को देख रहा था जो अब टीक लगा के बैठा था। चंद मिनट बाद नीचे राहदारी में एडम के साथ खड़ी थी और गार्ड्स भी साथ दरवाज़ा खुला और चंद अफराद बाहर निकले। आगे वो दोनों थे, अशर और तालिया की धड़कन दिल की धड़कन मिस हुई। वान फातेह वो अब कतन गुस्से में नहीं लग रहा था। मुस्कुरा के अशर की बात सुन रहा था और जो खुशगवार अंदाज में उसके करीब झुक के कुछ कह रहा था। उसकी नज़र तालिया पे पड़ी, आंखों में हैरत उतरी। इसने हल्के से फातेह की कोहनी छूकर कुछ कहा था। फातेह ने नज़र उठाकर देखा और फिर आया। तालिया आप यहाँ? अशर ने कहते हुए एडम को देखकर तो वो ज़रा सा चौंका। क्या वो बात ख़त्म नहीं हुई? मुझे शर्मिंदा मत करें अशर साहब। फिर फातेह को देखकर अब अदब से सर को खम किया। वान फातेह उसने जवाबन धीमी मुस्कुराहट के साथ सर को जम्बश दी और कलाई की घड़ी देखी। उसे जानना था उसके उजरत भरे अंदाज ने तालिया को बेचैन किया। जल्दी से बोली, मैं अशर साहब से बात करने आई थी, मगर आपकी तकरीर बहुत अच्छी थी। मैं एक लफ्ज़ से इत्तफाक करती हूँ, लेकिन वो ठहरी तो फातेह जो गालबन आगे बढ़ना चाहता था रुक के उसे देखने लगा। वो अब दो इकट्ठे हुए। लेकिन मैं नहीं मान सकती कि कभी आप पे ऐसा वक्त आ सकता है कि आपके साथ मलिक कौम में से सिवाय एक के कोई ना खड़ा हो। लेकिन अगर कभी ऐसा वक्त आया तो मैं अपनी पूरी सच्चाई से कहती हूँ कि मैं वो एक शख्स ज़रूर होंगी। मैं भी, एडम ने ज़ेरे लब कहा। थैंक यू ताशा। वो तकल्फ़न मुस्कुराया जैसे उसे इस बात से फ़र्क न पड़ा। वो इन बातों का आदी था। तालिया, इनका नाम तालिया है। अशर ने खंकार के तस्सी की, फिर एक गहरी नज़र तालिया पे डाली। वो गर्दोपेश से बेनियाज फातिया को देखे जा रही थी। अशर की पेशानी पे हल्की सी शिकन उभरी। सही सही तालिया, उसने पेशानी छुई। मेरी बीवी शुक्र है यहाँ नहीं है, वरना इसको खफा होने के लिए एक और वजह मिल जाती। वो झटझटी लेकर हंसा, फिर अपनी घड़ी देखी और अशर की तरफ, मैं कार में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे एक बात करनी थी। वो जल्दी से बोली, मगर वो रुका नहीं, आगे बढ़ गया। उसके गार्ड्स और एडम के साथ हो लिए। तालिया की रंगत बुझी तो अशर मुस्कुरा के आगे और हौसला अफजा अंदाज में कहा, आबम को दिल रखने की आदत नहीं है, वो हमारी दुनिया के इंसान नहीं है। मगर कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं घायल कज़ाल में इंटरेस्टेड हूँ और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मिसेस असर से ज़ाती तौर पर मिल लूँ, गैलरी से हट कर। मगर वो हर एक से वाक़या नहीं मिलती। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको हर एक की कैटेगरी में रखती हैं। क्या ये मुमकिन है? जी ये मुमकिन है। आज रात आप मेरे और असरा के साथ इनके घर डिनर कीजिएगा, वहीं आप पेंटिंग की बात कर लीजिएगा। आप यकीनन ये चाहती हैं कि काका इसको नीलामी पे ना रखे।
जी, नीलामी पे मुझे डर है कि मेरे हाथ से ना निकल जाए। काका अबंग जैसी नहीं है जी तालिया, वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। हाँ, लेकिन मैं ये वादा नहीं कर सकता कि बेटी नीलामी से निकालने पे राज़ी होंगी। और अगर मैं कोई ऐसी सिफारिश ले आऊँ जिसको वो रद्द ना कर सके। अशर हल्का सा चौंक के उसे देखने लगा और मुस्कुराया। तो इसने तुम्हें, आप सिफारिश लाए, हम देख लेंगे। और आगे बढ़ गया। तो उसने तुम्हें घर पर बुलाया है डिनर पे। कार में बैठते ही दातन ने छूटते ही पूछा। तालिया इत्मीनान से बैठी और दरवाज़ा बंद करके सीट बेल्ट पहनने लगी। कैसे ना बुलाता, मुझे पता था वान फाते ने मुझे घास नहीं डालनी और अशर ठहरा खुश अखलाक मुझे हर्ट देखकर मदावा करने ज़रूर डिनर पर बुला लेगा। प्लान के मुताबिक हो रहा है सब। कल दावतनामा भी अशर ने भेजा, अब ये दावत भी अशर ने कर डाली। ये तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? क्योंकि बस की बहन के कारोबार के लिए मुनाफे बख्श साबित हो सके। अशर जैसे सियासतदानों को ग्लैमरस बीवी की तलाश होती है जिसकी वजह से वो मज़ीद पॉपुलर हो जाए। उसे लड़कियों की क्या कमी दातन, वो सिर्फ अपनी बहन के लिए कर रहा है। फातिमा मुझे ताशा कहता है। ये ताशा कौन है? तुम्हारे पास एक शिनाख्ती कार्ड था साशा के नाम का? ओहो, कितनी दफ़ा बताऊँ मोटी मुर्गी, इसने साशा नहीं ताशा कहा है। मैंने इस दिन एक वियन में भी देखा एडम और मैं किसी ताशा के ख़जाने को तलाश कर रही थी। कोई ख़जाना है दातन, और ताशा। रिश्ते में तालिया को रोकता है और कहता है, आप वही है ना तंगू कामिल के घर जो मुलाजिम थी? और तालिया का चेहरे की रंगत उड़ जाती है। तभी वहाँ पे दातन उसके कान में बोलती है कि यहाँ से निकलो, भागो। लेकिन तालिया उससे दोबारा क्वेश्चन करती है कि क्या कहा है तुमने, ताकि वो अपना जवाब सोच सके। वो उससे दोबारा कहता है कि आपको मैंने उस दिन देखा था, आप शायद तंगू कामिल की मुलाजिम थी। इस पर तालिया चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और सेक्रेटरी को बुलाती है, गार्ड को बुलाती है कि इसने मेरी बेइज्जती की और मुझे कहा है कि मैं मुलाजिम जैसे दिखती हूँ, समथिंग लाइक इस तरह की करके वो वहाँ पे चीखती चिल्लाती। और असरा ने जो उसे कार्ड दिया होता है उसकी आर्ट गैलरी में आने का, वो उसको वापस करती हुई चली जाती है। और एडम वहीं शशतर हैरान और परेशान खड़ा होता है। सेक्रेटरी एडम को बुरा भला कहता हुआ पहले तालिया के पीछे भागता है, मगर जब तालिया उसके हाथ नहीं आती तो वो वापस जाता है, एडम को बुरा भला कहता है और असरा के पास जाता है। वहाँ पे असरा, अशर और फाते होते हैं उस कमरे में। वहाँ पे जाके वो असरा को बताता है कि सब मैम जो अभी लेडी आई थी, जो वो अपना कार्ड वापस करके गई क्योंकि एडम ने उसकी इंसल्ट की है, उसकी बेइज्जती की है। अशर को इस बात पे गुस्सा आता है और वो कहता है, कौन है ये एडम? तो वो उसको बताते हैं कि एडम अब्दुल्ला की जगह पे एक नया लड़का आया है। फिर जो होता है, अशर वापस आता है, अशर एडम की बेइज्जती करता है और कहता है कि कितने दिन रह गए तुम्हारे यहाँ पे? तो फिर वो कहता है 6 दिन। और इस तरह वो एडम से कहता है कि तुम माफ़ी मांगोगे वरना तुम्हारी जॉब जो है वो ख़तरे में है। और वो अपने उस सेक्रेटरी से कहता है, सेक्रेटरी कहता है कि सर ये जब से आया है ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहा है, लोगों से खामखा फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा है। तो अशरफ से कहता है कि इससे माफ़ी मंगवाओ। अपने चीफ़ ऑफ स्टाफ को बुलाता है, रमली को, और उसे कहता है कि इस लड़के को अपने साथ ले जाओ, मैडम को दावतनामा वापस दो और इससे माफ़ी मंगवाओ। अगर ये ऐसा नहीं करता तो इसे नौकरी से निकाल दो और उस लड़की के बारे में सारी जानबीन करवाओ, यानी उसका मंगेतर सिंगल है या क्या, जो भी। और वो रमली कहता है समझ गया हूँ सर, और वो वहाँ से जाने लगता है। और एडम जो है वो हैरान और परेशान खड़ा होता है और कि उसके साथ हो क्या रहा है। दूसरी तरफ तालिया जल्दी से बाहर निकलती है, दातन उसका गाड़ी में इंतज़ार कर रही होती है। वो गाड़ी में जाके बैठती है तो दातन कहना शुरू हो जाती है अपनी ही टेंशन में कि यहाँ से मैं देखती हूँ कौन सा थाना हमारे ज़्यादा नज़दीक है, ताकि मैं उस थाने में जाकर जो है वो जान सकूं कि कितने लोग हमारे जानने वाले हैं, हम बच सकते हैं या नहीं बच सकते, इस तरह की बातें करती है। तो तालिया उसे कहती है कि हम नहीं पकड़े जाएंगे। तालिया के पास हमेशा प्लान होता है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि उसने मुझे पहचान कैसे लिया? आज तक मुझे कोई नहीं पहचान पाया, आखिर क्या है वो? दादन उसे कहती है कि हैरानी की बात तो ये है कि तुम्हें इतने ज़्यादा चोरी किए हुए महंगे डायमंड्स के साथ भी उसने तुम्हें पहचान, मुलाजमा ही का है। तालिया उसे घूर कर देखती है, मगर वो फिर भी परेशान होती है कि आज तक मुझे कोई नहीं पहचान पाया, कोई भी नहीं। हालांकि मैं एक बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही हूँ, लेकिन फिर भी कैसे पहचान लिया उसने मुझे? आखिर उसके साथ कुछ तो है, या तो फिर वो कोई सीक्रेट एजेंट है, अंडर कवर एजेंट है जो वान फातिया के आया हुआ है। क्योंकि मैंने इसके जो है वो डिटेल्स में तो नहीं गई, लेकिन मैंने पता करवाया है कि ये दातन बताती है कि ये 11 दिन के लिए अब्दुल्ला की जगह पे आया। ताली कहती है कि अक्सर जो अंडर कवर एजेंट होते हैं वो ऐसे ही आते हैं, जो मतलब
वो ऐसे ही आते हैं किसी की जगह पर, किसी की, तो इसके बारे में पता करवाओ, ये ज़रूर कोई एजेंट होगा। दातन कहती है कि मैं पता करवाऊंगी, और तभी तालिया जो है वो खिड़की के साथ सर रखती है और उसे वो एक ख्वाब सा नज़र आता है जो इससे पहले बयान कर चुके हैं कि जंगल और मिर्च की खुशबू, और वो भाग रहे होते हैं, उनके पीछे शिकारी कुत्ते होते हैं। तालिया उसे बताती है मैं शिकारबाज हूँ, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ऑफिस के बाहर, गैलरी के बाहर जो है वो एडम खड़ा होता है। सेक्रेटरी उसे अच्छी खासी झाड़ पिला चुका होता है। तभी फातिया जो है वो बाहर आता है कैबिन से, और उसे ने अपनी किसी पॉलिटिकल मीटिंग में जाना होता है, और वो आदतन ही वैसे ही एडम को अपने साथ चलने का कहता है। तो सेक्रेटरी कहता है कि सर इसने जो है वो बदतमीज़ी की है, मैम असरा का ऑर्डर है कि मैंने इसको घर भेजना है, तो मैं इसको आपके साथ नहीं भेज सकता। फातिह कहता है कि क्या बदतमीज़ी, तो उसे बताता है कि ये इसने उस लेडी को जो है वो अभी सोशलाइट आई थी, उसको इसने बदसूरत कहा है। फातिह आंखें छोटी करके पुरसोच नज़रों से एडम को देखता है और कहता है कि बदसूरत तो नहीं थी। फिर उसको कहता है कि मुझे फ्लू है और मुझे एडम की ज़रूरत है, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे मेरे पॉलिटिकल कैरियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें। तो एडम को कहता है कि तुम आगे बैठो, और उसे अपने साथ लेके चला जाता है। और एडम जो है वो हैरान और परेशान फातिह को देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद तालिया वहाँ से चलती है और जाती है एक अमीर कबीर लड़की की हुलिये में जाती है। वहाँ से मिल्क शेक लेती है और ज्वेलरी शॉप में जाती है। उसे असरा की रात के डिनर के लिए असरा के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट चाहिए होता है। दातुन उसे कॉल करती है कहाँ हो, तो वो कहती है कि मैं असरा के लिए गिफ्ट लेने आई हूँ। वो कहती है हाँ, जैसे मुझे पता नहीं है गिफ्ट लेने आई हो या चोरी करने। उसके बाद तालिया वहाँ जाती है, ज्वेलरी शॉप में इंटर होती है, और वहाँ से दो जो है वो डिज़ाइनर ज्वेलरी जो है वहाँ से उठाती है। एक को मिल्क शेक वाले हाथ में पकड़ती है और दूसरे को दूसरे हाथ में, और फिर जाती है काउंटर पे खड़े लड़के को कहती है और उसे कहती है कि ये मुझे ख़रीदना है। उसको बढ़ा देती है और मिल्क शेक वाला हाथ नीचे कर देती है। वो लड़का उसको देखता है और उस साथ ही उसकी जो है वो रकम भी उसको दे देती है। और लड़का उसका जो है वो सिक्योरिटी टैग हटाता है। अगर वो टैग लगा रहे तो अगर कोई चोरी करके ज्वेलरी दुकान से बाहर ले, यानी शॉप से बाहर ले जाने लगे, तो वो जो है अलार्म बज जाता है। वो टैग हटा देता है और उसके बाद वो अपने साथ वाले लड़के को देने लगता है कि इसे पैक करो। वो लड़का को देने लगता है। तभी तालिया कहती है क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। वो कहते हैं हाँ जी, क्यों नहीं। तभी वो अपना पर्स, अपना पैसे, बकाया पैसे, सब कुछ वहीं बेपरवाह लापरवाही से रख कर और जो है वो चेक करने के लिए शीशे तक आती है। ऐसे लापरवाह शो करती है जैसे वो अमीर लड़की को फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। और आती है और वो जो जिस जो है वो सेट से वो सिक्योरिटी टैग हटा होता है उसे आराम से मिल्क शेक वाले गिलास में गिरा देती है। और जो दूसरा मिल्क शेक वाला होता है उसे चेक करने लगती है, और फिर मुंह बना के उसके चेहरे पर सिलवटें आ जाती हैं और वापस आती है और कहती है मुझे पसंद नहीं आया, क्या मैं इसे वापस कर सकती हूँ। काउंटर पे खड़े लड़के को अफसोस होता है, मगर वो फिर कहता है कि जी आप इसे वापस कर सकती हैं। वो उसे वापस कर देता है, बिल के साथ मैच करता है। और तभी उसका हाथ जो है वो उस टैग पर पड़ता है। तो और तालिया बाहर देखती हुई कहती है कि बाहर कितनी हीज़ है। और वो कहती है कि ये तो बिल्कुल जो है वो चाइना के किसी इलाके का नाम देती है वहाँ, और यहाँ का कोई मेरे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। और वो लड़का जो है उसका भी ख़ानदान वहीं से होता है, और वो पुरजोश होकर उससे पूछता है आप वहीं से हैं आपको, तो वो चाइनीज़ में उसे बताती है कि हाँ मैं पली बड़ी वहीं हूँ। और फिर इस तरह जो है वो उसको उसके पैसे वापस करता है और वो ज्वेलरी से बाहर और वापस आती है और गाड़ी में बैठती है। मिल्क शेक आखिरी घूंट पड़ती है और फिर कहती है कि कोई है हालिम से बेहतर, हाँ। और फिर उसे मोलिया फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने आपका काम कर दिया है, और वो दातुन को बताती है। और उसके बाद जो है वो एडम वहाँ से उठता है और चला जाता है, तंगो कामिल के घर जाता है। और वहाँ पे जाते ही वो एक मुलाजिम दरवाज़ा खोलती है और फिर वो कहता है कि मुझे मिस शीला से मिलना है, मैं वान फातिह का बॉडी मैन हूँ। वो उसे अंदर ले जाती है। मिस शीला कहती हैं कि आप वान फातिह के काम से आए हैं, तो वो कहते नहीं मुझे अपना कोई पर्सनल काम करना था, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मिस शीला कहती है कि जी हाँ पूछो। तो उसका एतमाद बढ़ता है और वो उससे पूछता है कि
क्या ये लड़की तालिया मुराद आपके घर में काम करती थी? वो कहती कौन तालिया मुराद? हमारे घर तो ऐसी कोई इस्लाम की कोई मुलाजमा जो है वो काम नहीं करती थी। तब वो उसे एक तस्वीर दिखाता है, वो कहते नहीं मैं इसे नहीं जानती, और उसका चेहरा बुझ जाता है और वो उसे कहता है कि आपका वक्त ज़ाया करने के लिए माजरत, और वहाँ से चला जाता है। तब मिसेस शीला कमरे में जाती है और तंगु कामिल से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों कहा, हम तालिया का रिकॉर्ड क्यों साफ करें? वो कहता है कि कल मोलिया मिला था मुझे, उसने कहा कि वो जानता है कि हरीफ का लैपटॉप हमने उठाया था और उनका फार्मूला हमने चोरी किया, और वो ये सबको बता देगा, और वो भी एक गैर कानूनी लड़की से, यानी गैर कानूनी तौर पर आई हुई लड़की से, और ऐसी मुलाजमा रखना जुर्म है। अगर किसी को पता चल गया तो हमारे लिए मसला हो सकता है। इसलिए हम आइंदा, हमें क्या पता ये लड़का वान फातिह का बॉडी मैन था या किसी पुलिस का, उसकी पूछ से तो यही लगता था कि वो कोई पुलिस वाला है, इसलिए हमें एहतियात करनी होगी। आइंदा कोई भी तालिया मुराद का नाम नहीं देगा इस घर में। और वैसे शीला कहती है, सोचती है कि इन्हें मेरी मुलाजमों से ही प्रॉब्लम होती है, और चली जाती है। उसके बाद तालिया अपने घर आती है और वो जो डिज़ाइन उसने सेट, ज्वेलरी सेट उसने चुराया होता है, उसको एक डिब्बे में पैक करती है, वैसे ही सेम उसी शॉप की डिब्बों जैसा उसमें पैक करी होती है। दादन उसे कहती है कि कैसे चुराया, तो वो कहती है कि मिल्क शेक इसका, और फिर हंसने लग जाती है। वहाँ पे सारी मुख्तलिफ कदीम पेंटिंग्स और डिफरेंट चीज़ें पड़ी होती हैं जो उन्होंने चुराई होती हैं। वहाँ पे एक सेफ भी पड़ा होता है, वो सारा तालिया का हिस्सा होता है। दातन अपना हिस्सा कहाँ रखती है और कहाँ नहीं, ये आज तक उसने किसी को नहीं बताया और ना उसने पूछा। और तभी उसको पैक करने रखती है और दातन से पूछती है अब तुम क्या करोगी, तो वो कहती है कि अब मैं डिनर के लिए तैयार हो जाऊँगी, और फिर वहाँ से उठ के चली जाती है। तभी दातन आती है और दातन को लगता है कि अब वो वापस नहीं आएगी, यानी उसे देर लगेगी। तभी वो एक किताब खोलती है, उसके पास एक प्रिंट आउट होता है जिसमें वही निशान होता है जो तालिया के गर्दन पे उसे नज़र आता है, कि गर्दन का निशान उसने प्रिंट आउट के ज़रिए निकाला होता है। और तब वो एक बुक किताब खोलती है, उसको पढ़ने लगती है, जिस पर लिखा होता है, वो किताब काफ़ी पुरानी सी होती है, उस पर लिखा होता है हम, वही निशान होता है और नीचे लिखा होता है हम शिकारबाज।